आईडीबीआई बैंक, जिसके बारे में आप और हम शायद उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 7 अक्टूबर 2022 को आईडीबीआई के दो बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा कि वो आईडीबीआई का 60.72% स्टेक सेल करने वाले हैं। और वो दो बड़े इन्वेस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आईडीबीआई बैंक का 45.48% स्टेक है और एलआईसी के पास है 49.24%, जो कुल मिलाकर बनता है 94.72%। हालांकि 16 दिसंबर तक इसकी बिडिंग चलेगी, तो इस डील को होने में फिलहाल थोड़ा समय है, लेकिन इस डील के बाद आईडीबीआई में इन दोनों इन्वेस्टर का सिर्फ 34% स्टेक बचेगा और मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट और एलआईसी खो देगी। अब इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में काफी सारी चर्चाएं हो रही है आईडीबीआई बैंक के शेयर प्राइस को लेकर, क्योंकि अगर कोई अच्छे बैंक आईडीबीआई बैंक को अक्वायर करती है तो उसका पिक्चर काफ़ी अलग हो सकता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं बैंक के एम्प्लॉयज़ के कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अगला सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक को ही क्यों चुना है अपना स्टेक सेल करने के लिए। तो अगर कोई अच्छी बैंक आईडीबीआई बैंक को अक्वायर करती है तो आईडीबीआई बैंक का जो पिक्चर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, इसलिए आईडीबीआई बैंक को अभी समझना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईडीबीआई बैंक में शेयर्स में इन्वेस्ट करना क्या अभी सेंस बनाता है या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और उनके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक दिवाली ऑफर भी लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है कुकू एफएम, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के फ्यूचर को देखने के लिए हमें उसके पास्ट पर नजर डालनी होगी। अब हालांकि आईडीबीआई बैंक की शुरुआत 1964 में हुई थी, लेकिन उतनी शुरुआत से शुरू करके मतलब नहीं है। यहाँ पर हम आईडीबीआई की जो हिस्ट्री है उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक वो टाइम पीरियड जो 2017 से पहले का था और एक वो टाइम पीरियड जो 2017 के बाद का है। आईडीबीआई बैंक जब अपने पीक पर थी तो फॉर्म में उन्होंने कई सारे लोन दे दिए, और ये लोन ऐसे दिए जो बाद में बैड लोन साबित हुए। और मार्च 2017 आते आते आईडीबीआई का जो ग्रॉस एनपीए था वो 21.25% हो गया, जिसका ही मतलब है कि 100 रुपीज़ का अगर कोई लोन दिया गया है तो उसमें से 21 रुपये तो वापस ही नहीं मिले हैं। और फिर यही वो साल था जब आईडीबीआई बैंक को पिछले 5 सालों में पहली बार 5069 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके पिछले सालों में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही थी। और उसके बाद जैसे एनपीएस बढ़ने लगे तो दिसंबर आते आते ये 24.70% तक चले गए और आईडीबीआई का रिटर्न ऑन एसेट्स भी निगेटिव में चला गया। और यही वो रीजन था कि गवर्नमेंट की भी नज़र पड़ी आईडीबीआई बैंक पर, क्योंकि जब भी कोई बैंक बहुत बड़े बड़े नुकसान शो करती है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना होगा। अब बैंक की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है तो ऑलरेडी ये बैंक उतना कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रही थी कि लॉसेस को कवर किया जाए, इसलिए जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वही यहाँ पर घुमाया जा रहा था। अब 1 साल घुमाया, 2 साल घुमाया, 3 साल घुमाया, लेकिन जब ऐसा ही चल रहा था और गवर्नमेंट से ये कंट्रोल नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट ने सिंपल सोल्यूशन निकाला कि इसका स्टेक बेचकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये बिजनेस उन्हें चलाने देते हैं जो बैंक्स को शायद हमसे एफिशिएंटली चला सकते हैं। अब यहाँ पर इस 2017 में बाकी गवर्नमेंट बैंक्स भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। उनके ग्रॉस एनपीए भी ज़्यादा ही थे, लेकिन आईडीबीआई बैंक से वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। इस ग्राफ में हमें ये क्लियरली दिखता है। अब उसके बाद जो नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स थे, ये जो ग्रॉस एनपीए था, ये सारी चीज़ें आरबीआई की भी नज़र में आ गई और आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया। पीसीए मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो जब भी किसी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ जाती है तो वहाँ पर दो सबसे बड़ी रिस्क होती है। पहली होती है बैंक रन, दूसरा होता है बोरोवर रन। बैंक रन के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा कि जब डिपॉजिटर्स को लगता है कि यहाँ पर रिस्क है बैंक में तो अपना पैसा निकाल लेते हैं, जहाँ पर एट ए टाइम लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से बैंक को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। और जो दूसरा बड़ा रिस्क होता है वो होता है बोरोवर रन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोरोवर रन में क्या होता है, मान लेते कि किसी बैंक ने 50 लोगों को पैसा लोन दिया है, अब उसमें से 30 लोगों ने पैसा रिटर्न ही नहीं किया बैंक को, जिसकी वजह से बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत खराब हो गई है, यानी बैंक कोलैप्स के नज़दीक आ गई है, पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जो बाकी 20 इन्वेस्टर है वो भी सोचते हैं कि चलो अब यहाँ पर बैंक तो कोलैप्स ही हो रही है और मुझे तो कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना नहीं है। तब जब वो बाकी 30 लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं तो मैं भी डिफॉल्ट कर सकता हूँ। इसी मेंटालिटी के साथ बाकी लोग भी डिफॉल्ट करने लगते हैं। हालांकि सुनने में शायद आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जब कोई भी बैंक फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंस जाती है। अगर किसी साहूकार से लोग पैसा उधार लेते हैं और साहूकारी डूबने लगता है तो ऐसे में बाकी लोग भी उसका पैसा रिटर्न नहीं देते हैं। तो आईडीबीआई बैंक की तरह ही अगर आप इंडियन बैंक्स और इंडियन बैंक सिस्टम की स्टोरीज को सुनना चाहते हैं और उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन हिंदी इस ऑडियो बुक को, और वो भी सिर्फ कुकू एफएम ऐप पर, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है विद ओवर 10,000 प्लस ऑडियो शोज अवेलेबल इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, जहां पर आप दुनिया के फेमस बुक्स को हिंदी पर सुन सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी। तो आपके इस लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास आपके लिए एक दिवाली ऑफर है। ये दिवाली कामयाबी वाली, जहां पर आपको ऑडियो बुक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा और साथ ही आपको चांस मिलेगा कार, गोल्ड कॉइन और 10 लाख रुपीस तक के वाउचर जीतने का।
और ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक वैलिड है, सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और दिवाली 50 कूपन कोड यूज कीजिए, जिसके बाद उनका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज़ का, वो आपको मिल जाएगा 199 रुपीज़ में। और फिर 25 अक्टूबर के बाद ये प्रीमियम पैकेज आपको फिर से 399 रुपीज़ में मिलेगा। तो 25 अक्टूबर तक ये ऑफर है, जिसके बाद रेगुलर प्राइस शुरू हो जाएगी। तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम ऐप को चेकआउट कीजिए और अपनी दिवाली रिवॉर्ड फुल बनाइए। अब इस पीसीए फ्रेमवर्क में 5 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनमें से कोई भी पैरामीटर जब अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो आरबीआई उस पर पीसीए फ्रेमवर्क लगा देती है। अब हालांकि पीसीए फ्रेमवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब भी कोई बैंक प्रॉब्लम में आती है तो बहुत ज़्यादा जब वो फंस जाती है तभी जाकर पीसीए फ्रेमवर्क उस पर लगता है। तो पीसीए फ्रेमवर्क के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पीसीए फ्रेमवर्क के बाद आईडीबीआई बैंक में क्या सुधार आए। तो 2018 में बैंक के ग्रॉस एनपीए और बढ़ गए और ये बढ़कर बन गए 27.95%, लगभग ये रिकॉर्ड की तरह ही था। 2019 में भी इसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया और ये 27.47% के करीब थी। अब यहीं पर गवर्नमेंट को एक चीज़ समझ में आ गई, किसी पीसीए फ्रेमवर्क और बाकी रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें स्टेक बेचना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स पेयर का और ज़्यादा पैसा हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना कुछ स्टेक एलआईसी को बेच देते हैं, जिसके बाद 2019 में एलआईसी ने 21,624 करोड़ रुपीज़ आईडीबीआई में इन्वेस्ट किए, जिसके बदले में उन्हें आईडीबीआई का 51% स्टेक मिल गया। बात यहीं पर नहीं रुकी, आईडीबीआई बैंक की ब्लीडिंग लगातार जारी थी, जिसके बाद और ज़्यादा पैसा बाद में एलआईसी और गवर्नमेंट को इन्फ्यूज़ करना पड़ा। तो अब सवाल आता है कि क्या इस फंड इन्फ्यूजन से और जो कंट्रोल एलआईसी को दिया गया उससे कुछ फर्क पड़ा है? तो फास्ट फॉरवर्ड 2021 में चलते हैं। तो 2021 में जो ग्रॉस एनपीए था आईडीबीआई बैंक का, वो 22.37% पर आ गया और रिटर्न ऑन एसेट्स काफी सालों बाद पॉजिटिव हो गए। अगर हम आईडीबीआई बैंक के पिछले कुछ क्वार्टर्स पर नजर डालते हैं तो बैंक प्रॉफिटेबल जरूर हुई है, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 2011 में भी आईडीबीआई बैंक का रेवेन्यू 18,000 करोड़ के करीब था और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी वो करीब उतना ही था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फाइनली आईडीबीआई बैंक को बचाया तो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एलआईसी। एलआईसी ने 2019 में आईडीबीआई बैंक के जो शेयर्स खरीदे थे वो 61 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदे थे और आज आईडीबीआई बैंक की शेयर प्राइस 43 रुपीज़ के करीब चल रही है, यानी एलआईसी को यहाँ पर अच्छा खासा लॉस भुगतना पड़ा है। अब सवाल आता है कि आगे क्या, क्योंकि अब एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें अपना स्टेक बेचना है और मेजॉरिटी कंट्रोल किसी और कंपनी को या बैंक को देना है। तो यहाँ पर बाकी बैंक्स के लिए क्यों सेंस बनता है आईडीबीआई को खरीदना, उसे समझ लेते हैं। आईडीबीआई बैंक के करीब 1.5 करोड़ रिटेल कस्टमर्स हैं और उनकी 1800 ब्रांचेस हैं, यानी अगर किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है तो वो आईडीबीआई बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि आरबीआई से जो कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस है वो रेयरली किसी को मिल रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम वो बंधन बैंक को मिला था, उसके बाद किसी भी बैंक को वो नहीं मिला है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस कई सारे बैंक्स को मिल रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक का नहीं मिल रहा है। इसीलिए कई सारी कंपनी शायद बैंकिंग में एंटर करने के लिए भी आईडीबीआई में स्टेक खरीद सकती है। तो यहाँ पर आईडीबीआई में इंटरेस्ट अच्छा खासा आ सकता है, बस वही गलती गवर्नमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करनी होगी जो उन्होंने एयर इंडिया में की थी। एयर इंडिया के केस में वैल्यूएशन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रख दिया था, जिसकी वजह से पहले 1-2 राउंड में किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। अब जब तक वो प्रोसेस डिले होती चली गई, एयर इंडिया के लॉसेस बढ़ते चले गए और कंपनी और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसती चली गई। तो वो गलती अगर एलआईसी और गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं करती है तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के रिवाइव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगला सवाल हम सब इन्वेस्टर्स का तो ऑफकोर्स यही आता है कि क्या आईडीबीआई बैंक में इन्वेस्ट करना सेंस बनाता है? तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक या कौन सी कंपनी उसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेती है। अगर एचडीएफसी जैसी या आईसीआईसीआई बैंक जैसी पावरफुल बैंक इसमें एंटर करती है, मेजॉरिटी स्टेक ले लेती है, तो काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर होगा ये आईडीबीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर कोई ऐसी कंपनी लेती है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और बैंकिंग में एंटर करने के लिए वो मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर ले लेती है, तो भी यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो अभी शेयर को खरीदने से बेटर है कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक पर ध्यान देते हैं और इसमें जो भी डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है इसकी बिडिंग से रिलेटेड उस पर ध्यान देते हैं और कोई अच्छी खासी डेवलपमेंट नजर आती है, कोई अक्वायर करता हुआ अच्छी बैंक या कंपनी, तो बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। अब इस बैंक की जो नई नई डेवलपमेंट्स है कि उसे ट्रैक करने के लिए आप कन्वे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको शॉर्ट में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाती है। और जहाँ तक बात रही कि गवर्नमेंट को अपना स्टेक बेचना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे प्रोटेस्ट भी उस पर चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई बैंक गवर्नमेंट से रिवाइव ही नहीं हो पा रही है, जिसमें लगातार लॉसेस ही लॉसेस चल रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि गवर्नमेंट उसे बेच दे। हालांकि गवर्नमेंट के पास 2-4 नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए ताकि जहां पर प्रॉफिट नहीं आ सकता है उस जगह पर भी बैंक्स पहुंचाई जा सके रूरल एरियाज़ में जैसे कि,
लेकिन अब इतनी 18-19 नेशनलाइज बैंक लेकर चलना भी मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना। गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को बेस्ट सर्विसेज देना, और इसीलिए अगर कहीं पर गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर पा रही है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक के केस में था, तो वहां पर स्टेक बेचना ही बेटर ऑप्शन है। तो ये था हमारा आईडीबीआई बैंक के ऊपर पूरा टेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जाते जाते कुकू एफएम ऐप को भी जरूर चेकआउट कीजिए और उनकी दिवाली ऑफर का फायदा उठाइए।